मैं लोकेश जैन आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है जीवों में जनन। पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर हमने ये जाना कि जीव अलैंगिक जनन किस प्रकार करते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार करते हैं, इनमें क्या अंतर है, और लैंगिक जनन के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं को हमने विस्तृत रूप से जाना है। तो हमने इन पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर पूरे पाठ को अच्छी तरह से जाना है और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ रहे होंगे। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्न हमें बहुत आसानी से आ जाएंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है बच्चों, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? प्यारे बच्चों, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए अथवा जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये जनन अनिवार्य होता है। दूसरा प्रश्न है, क्लोन क्या होते हैं? हमने बार बार ये जाना कि क्लोन वो जीव हैं जिनमें पूर्णतः आनुवंशिक समानता पाई जाती है, और आपको ये भी पता है बच्चों, ये क्लोन बनते हैं अलैंगिक जनन के दौरान। तो क्लोन वो जीव हैं जो परस्पर 100% समान आनुवंशिक सूचना रखते हैं और इनका निर्माण अलैंगिक जनन के दौरान होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को क्यों पाया है, क्यों उन्होंने लैंगिक जनन को विकसित किया है, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जानते हैं इसका उत्तर। बच्चों, ये हमें पता है कि युग्मकों के संलयन के द्वारा संतति के विकसित होने के कारण संतति में अपने दोनों जनकों के आनुवंशिक लक्षण आ जाते हैं। इसी कारण नई बनी हुई संतति इस वातावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहती हैं और अपने जीवन को पूरा करती है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में बनी हुई संततियाँ जनकों के समान नहीं होती हैं, क्योंकि लैंगिक जनन के दौरान आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और इन विभिन्नताओं के कारण ही बच्चों जो जीव स्वयं को अपने वातावरण से अनुकूलित किए हुए रहता है। तो इस तरह से जो लैंगिक जनन है वो उच्चतर जीवों के अंदर विकसित हुआ है, ताकि उनको अपनी जाति की अस्तित्वता बनाए रखने में सहायता मिल सके। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं बच्चों। प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानें तथा लिखें कि वह अगुणित है अथवा द्विगुणित। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अंडाशय है, परागकोश है, अंड अथवा डिंब है, यहाँ पर परागकण, नर युग्मक और युग्मनज दिया हुआ है। अब हम एक एक करके इनकी गुणिता के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जो अंडाशय है वो भाग है हमारा किसका? स्त्री कैसर का। और स्त्री कैसर कहाँ पर है? पुष्प में है। पुष्प किस पे लगा हुआ है? सामान्य रूप से एक द्विगुणित पौधे के ऊपर। तो अंडाशय इसी पौधे का भाग है और ये होता है द्विगुणित, यानी कि 2n। प्यारे बच्चों, इसी तरह परागकोश भाग होता है पुंकेसर का, और पुंकेसर पौधे का ही भाग है और ये भी होता है द्विगुणित। वहीं जो तीसरा है अंड अथवा डिंब, प्यारे बच्चों, ये इसका निर्माण होता है एक द्विगुणित कोशिका के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पैटर्नल सेल के कंपैरिजन में आधी रह जाती है, और इसी वजह से जो अंड अथवा डिंब है वो होता है अगुणित। इसी तरह बच्चों, अगर हम बात करें परागकण की, तो परागकण का निर्माण होता है लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उस अर्धसूत्रीय विभाजन से अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, और उन्हीं अगुणित लघु बीजाणुओं को हम नाम देते हैं परागकण। तो इसी वजह से परागकण भी बच्चों होते हैं हैप्लॉइड या अगुणित। प्यारे बच्चों, इसी परागकण के अंदर विकसित होते हैं नर युग्मक, और ये नर युग्मक भी अगुणित ही होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें युग्मनज की, तो प्यारे बच्चों, युग्मनज का निर्माण होता है युग्मकों के संलयन के द्वारा, और आपको पता है जो युग्मक हैं वो प्रत्येक युग्मक हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो जब दो अगुणित केंद्रक एक साथ आते हैं, एक कॉमन केंद्रक में आ जाते हैं, कॉमन न्यूक्लियस में आ जाते हैं, तो दोनों की गुणिता जुड़ जाएगी, और इस वजह से हमारा युग्मनज हो जाएगा द्विगुणित, और इसी वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे 2n। तो अंडाशय हो गया द्विगुणित, परागकोश भी द्विगुणित, अंड हो गया अगुणित, परागकण अगुणित, नर युग्मक अगुणित, और युग्मनज हुआ द्विगुणित। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है, जू स्पोर तथा युग्मनज के बीच में
क्या अंतर होता है? प्यारे बच्चों, जूस्पोर का ही दूसरा नाम है अलैंगिक जल बीजाणु। सामान्यतः बच्चों ये माना जाता है कि जो जूस्पोर है वो हैप्लॉइड है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर जूस्पोर डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम आंसर देना चाह रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि जूस्पोर हैप्लॉइड है, अगुणित है। जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु सामान्यतः अगुणित शरीर रखने वाले सरल जीवों में अलैंगिक जनन के दौरान बनते हैं तथा ये वृद्धि करके जनक समान संरचना निर्मित कर लेते हैं, जबकि युग्मनज का निर्माण लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मध्य युग्मक संलयन के दौरान होता है। प्यारे बच्चों, जूस्पोर सामान्यतः अगुणित हो सकते हैं, जबकि युग्मनज हमेशा द्विगुणित होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। प्यारे बच्चों, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाएं आधे गुणसूत्रों को ही धारण करती है, अर्थात पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। जैसे कि मनुष्य के अंदर उदाहरण लें, अगर यहाँ पर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 23 गुणसूत्र वाली कोशिका बनेगी। ठीक है, और आपको ये जानकारी होगी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का भी निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य की द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है तथा इसमें विभाजन से 23 गुणसूत्र रखने वाले युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं एवं युग्मनज का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, ये बना हुआ युग्मनज क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, द्विगुणित होगा। यही युग्मनज मनुष्य के शरीर के रूप में विकसित होता है। यदि अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिका में नहीं होगा तो बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 46 रहेगी एवं निषेचन पश्चात बनी युग्मनज कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 92 हो जाएगी। अगर हम कहें कि युग्मकों का विकास समसूत्री विभाजन से हो रहा है तो समसूत्री विभाजन से बनने वाली जो युग्मक है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं रहेगी, 46 ही रहेगी, और जब ये दोनों युग्मक परस्पर संलयित होंगे तो जो कोशिका बनेगी उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 92 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार तो प्रत्येक नई पीढ़ी की संततियों में उत्तरोत्तर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती ही जाएगी, जिसमें आकारीय एवं आनुवंशिक विकृतियां बढ़ जाएंगी और इससे जीव का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। प्यारे बच्चों, अतः इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मक जनन अंतर संबंधित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिनके उत्तर थोड़े से जटिल हो सकते हैं, पर मुझे ये उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के सभी प्रश्न बहुत आसानी से आ जाएंगे और आप बहुत आसानी से अपने सेकंड चैप्टर की ओर अग्रसर हो पाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने इस चैप्टर के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी के प्रश्न भी बहुत आसानी से कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आप में ये विश्वास पैदा होगा कि अब हम द्वितीय चैप्टर की तरफ, सेकंड चैप्टर की तरफ आसानी से जा सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। धन्यवाद।